हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले के लगातार 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था और आज मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस लिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक टंकी है तो मान लेते हैं कि ए उसको 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यानी कि जो चू रहा है उसको हम बी मान लेते हैं। कितना है? 2 सही 1/3, यानी कहने का मतलब 7/3। देखिए ये आपका 2 था और ये 7/3 है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर लेता हूँ। यानी ऊपर में हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 7, यानी 6 और 7। अगर ये देखें कि ए जो है वो 6 घंटे में भरता है, बी उसे खाली करता है 7 घंटे में। ठीक है, इस तरह से दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम आप कहेंगे 6 सत्ते 42। ये आपका टोटल हो गया, यानी टोटल वर्क हो गया 42। इनकी एफिशिएंसी देखें तो 7 हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगा 6। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, यानी कि a माइनस बी अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 42/1। 42/1, लेकिन ऊपर हमने 3 से गुना किया था तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें 3 से भाग भी तो करना पड़ेगा ना। लास्ट में 3 से मैंने गुना किया था इक्वल करने के लिए, यानी कि अच्छे तरीके से करने के लिए 6 और 7 लाने के लिए। 7/3 था तो 3 से मैंने गुना किया था, अब मैं 3 से भाग कर देता हूं ताकि कोई फर्क ना पड़े। यानी कि 14 घंटे में उसको टोटल भरा जा सकता है। चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, तो वह 14 घंटे में टोटल खाली हो जाएगी। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। जब भी इस तरह के प्रश्न है तो आप सबसे पहले क्या करो कि हटाने की कोशिश करें, नीचे वाले चीजों को हटा दीजिए। जितना से गुना करेंगे लास्ट में उत्साह हमें भाग करना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो बताइए कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए अगर हम यहाँ पे ये माने कि स्टार्टिंग में x लोग थे, ठीक है, स्टार्टिंग में x लोग थे और 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है 10 दिनों के पश्चात। यानी 10 दिनों के पश्चात के अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि आपको पता होगा M1 D1, ठीक है, M1 D1 कर लेते हैं, M2 D2 कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मैन x थे तो समय जो क्या दिया गया था 50 दिन, लेकिन 10 दिनों के पश्चात, 10 दिनों के पश्चात का मतलब क्या है, 40 दिनों की जो शेष सामग्री होगी वो कितना, अब जो नए आ जाते हैं, पर x पहले लोग थे लेकिन 500 और लोग जुड़ जाते हैं, यानी टोटल अब जो होंगे, यानी पहले x लोग और 10 दिन के बाद जो 40 दिन का शेष बचता है, 40 दिन का टोटल जो खाना होगा अब जो आते हैं x + 500 और कितने दिन, 35 दिन के लिए ही पर्याप्त है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे गुना करूंगा तो देखिए 40x में से 35x जाएगा तो 5x डायरेक्ट रखता हूँ। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 500 × 35। 500 × 35 अगर इसको कटा देते हैं यानी x का मान आपका हो जाएगा 3500। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे किले में, 3500 लोग थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग जो कि 150 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि जो बॉयज है वो x है और गर्ल्स जो है वो 150 - x है, क्योंकि दोनों का योग आपका 150 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर छात्रों की संख्या x यानी बॉयज की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या यानी छात्राओं की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो छात्राओं की संख्या है, क्या कह रहा है, छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का, यानी कि विद्यार्थियों की जो कुल संख्या है 150, कुल संख्या का x% है। यानी जो गर्ल्स लोग हैं वो टोटल जितने भी छात्र थे, टोटल स्टूडेंट थे, उनका x% है। यानी ये 3 और ये आपका 2, यानी कि 3x/2 यहाँ पे करते हैं। x को मैं अगर उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x/2 + x, यानी कि अगर हम 1.5 में एक और जोड़ देते तो 2.5 हो जाएगा, यानी 5x/2। 5x/2 अगर 30 × 5 = 150 ये होता है, 30 × 5 = 150, यानी x का जो मान होगा कितना हो जाएगा, 30 दूनी की 60। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछा क्या गया कि छात्रों की संख्या, बॉयज का नंबर बताइए कितना था, तो x हमने माना था भी बॉयज, तो 60 छात्र थे, यानी कि जो लड़के थे वो 60। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका जो मद है वो व्यय ना पड़े। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको करते हैं, आपको पता होगा मैंने बताया था
आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस तरह के पूछे गए थे। जितना बढ़ जाता है बस आप उसी को नीचे बढ़ा लीजिए। 25% बढ़ जा रहा है, नीचे हम 25% बढ़ा लेंगे। 25 पचे 125 और 5 यानी कि 20 पचे 100। 20% बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 केले की दर से पेंसिल खरीद कर, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए में 5 पेंसिल ये खरीद रहा है, सीपी हो गया। 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, यानी सेलिंग जो प्राइस है वो क्या है, 1 रुपए में 3 की दर से बेचे। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 5 3 15 और दोनों तरफ 15 से गुना कर लीजिए, जो भी एलसीएम आता है 15 से गुना कर लीजिए। यानी कहने का मतलब ये 3 रुपए में खरीद करके इसको 5 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए में खरीद करके 5 रुपए में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का। कितने पे, क्रयमूल्य पे ही होता है ना हमेशा प्रॉफिट, क्रयमूल्य पे, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा क्रयमूल्य पे, सीपी पे। 2/3 यानी कि 200/3। 200/3 का मतलब क्या होता है, 200/3 का मतलब आप कहेंगे 66 सही 2/3, यानी ऑप्शन ए को देख सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि एज एंड प्रॉब्लम्स है। क्या कह रहा है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी कि अगर हम ए और बी मान लेते हैं, चलो 2 भाई हैं ए और बी, तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले, तो मैं नीचे रख लेता हूँ, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था 1:3 था। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अंतर को इक्वल करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और 3 2 का अंतर हो रहा है, तो ऊपर में 2 से गुना कर लेंगे। ऊपर में कितना का अंतर है, 1 का अंतर, नीचे गुना कर लेंगे। उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 और 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखिए कितना यूनिट का अंतर हो रहा है, 1 यूनिट का अंतर कितने साल के बराबर, प्रेजेंट से 5 साल पहले, यानी कि 5 साल के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट का अंतर 5 साल के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। तो प्रेजेंट से हम देख लेते हैं कि वर्तमान में उनकी आयु है कितनी, तो 5 दूनी की 10 और 5 चौका 20, ये इनके प्रेजेंट की आयु हो गई। लेकिन 5 वर्ष बाद यानी 15 और 25, 15 और 25 का रेशियो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 3 और 5 का रेशियो बन जाएगा। 3 5 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी में देख सकते हैं। तो बताइए क्या कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा करके ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 204 मीटर लंबी इसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो हम मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई L है। L लंबाई अगर किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, तो वो खुद की लंबाई को ही पार करता है, यानी व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में, तो खुद की लंबाई को ही पार कर रहा है 8 सेकंड में। अब अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा, यानी कि दोनों को जोड़ के टोटल जो लेंथ हो गया उसको पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा है। 4 दूनी की 8, 4 5 20, क्रॉस करते हैं तो 5 और ये 2, यानी कि 3L का मान जो होगा 204 गुने आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 3L का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 0.8, ये आपका 4, ठीक है। अगर इसको घटा रहे हैं तो L का मान कितना निकल जाएगा 408/3, तो आप कहेंगे 13 तिया 39 और 136, 136 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी में देख सकते हैं, 136 मीटर ट्रेन की लंबाई है। L क्या था, L ट्रेन की लंबाई थी, ठीक है, 136 मीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग और एक आयत की क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी एक भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए अगर हम ये मानते हैं कि L जो है, चलिए ये मानते हैं कि हमारा जो वर्ग है, वर्ग जो है उसका साइड A है, ठीक है, साइड A मान लेते हैं। तो इसका जो क्या हो जाएगा, A प्लस लंबाई कह रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। जो चौड़ाई है वो क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। अब प्रश्न में क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है का मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल L गुने B। अब ध्यान दीजिएगा, A हमने माना है तो A स्क्वायर तो हो ही गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं। L गुने B, A प्लस 5 इंटू A माइनस 3 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं।
अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3a और माइनस 15, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि 15 बराबर 2a, और a का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला, a का मान निकाला, चलो 7.5। 7.5। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर आपको पता हुआ 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना, 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है, a प्लस 5 और b कितना है, a माइनस 3, यानी अगर हम इन दोनों को देखें तो 2a प्लस 2 हो जाएगा। 2a का वैल्यू हमने यहाँ पे देखा था 15 और 2 17, 17 दूनी की 34, यानी कि 34 बिल्कुल सही आंसर है। 34 ऑप्शन डी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कोई एक लंबा तार था और एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 है। अगर हम इसको वर्ग के रूप में मोड़ दें इस तरह से, तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें क्या कह रहा है कि 81 क्या है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी अगर इसका साइड देखें तो कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 9, ठीक है, यानी इसका साइड हो गया आपका 9, चारों तरफ बराबर होगा, वर्ग है तो। अब प्रश्न में कि जब उस तार को एक अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या है, इस तरह से अर्धवृत्ताकार फॉर्म में मोड़ दिया जाता है, तो बताइए कि अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तार को मोड़ रहा हूं, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में था, इस तरह से कर दिया, तो लंबाई तो उतना ही होगा ना, लंबाई का मतलब क्या, पेरीमीटर उतना ही होगा, तो जितना पेरीमीटर क्या हो जाएगा, p बराबर 9 चौका 36, यानी कि टोटल इसका कितना हो जाता है, 4 गुने साइड होता है ना, 4 गुने भुजा परिमाप, तो 36 सेंटीमीटर ये है, तो इसका भी परिमाप टोटल 36 सेंटीमीटर, तो परिधि कह सकते हैं। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर में कितना 36 है। तो यहां से हम क्या करते हैं, r कॉमन करता हूं, तो 22/7 प्लस 2 बराबर में 36। r का मान अगर हम देखें तो कितना, 7 दूनी की 14, 36/7, 36/7 बराबर में 36, 36 से 36 काम खत्म, r का मान निकल गया 7। जब r का मान 7 निकल गया तो प्रश्न में पूछा गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है, यानी कि 22/7, r का मान दिया गया आपका 7 गुने 7 और नीचे आपका 2, एक साथ से एक साथ खत्म, 11 सतह 1177, ये आपका बन गया प्रश्न का राइट आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह के प्रश्न थोड़ा ध्यान रखना होता है, किसको किस फॉर्म में मोड़ा जाता है, उसी चीज को हम देखते हुए चले। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। चलिए इसको हम साफ करते हैं और यहीं पे करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बटा देकर भी 25% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य अगर हम बात करें, एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट परसेंट, तो 12 दूनी की 24, 25/2, 25/2, 100 में से अगर 25/2 घटाऊंगा तो 200 में से अगर 25 तो 175 और बटे में 2 और परसेंटेज के लिए 100, यानी 175/200। समझ में आया कैसे कैसे मैंने किया, यानी 175 रुपया आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब ये बताइए इसका सेलिंग प्राइस अगर 175 रुपया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस 175 रुपया है, क्रय मूल्य हमें नहीं पता और प्रॉफिट हो रहा था 25% का, यानी 125/100, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा ना कि 25% का प्रॉफिट अर्जित करता है, तो 125/100, 25 सते 175, 25 पचे 125, ठीक है, 20 पचे हो जाता है 100, यानी कि 7 दूनी की 14, x का मान हो जाएगा 7 दूनी की 14, 140 रुपया। ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर 140 रुपया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब रीजनिंग के सवाल है। रीजनिंग का क्वेश्चन पहला, गोपी पूरब की ओर अभिमुख होकर के 4 किलोमीटर सीधे चलता है। देखिए क्या चल रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया डायरेक्शन याद रखिए, नॉर्थ साउथ, राइट हैंड हमारा ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट होगा, ठीक है, वेस्ट यानी कि पश्चिम। 4 किलोमीटर सीधे चलता है किधर, पूरब की ओर अभिमुख करके, तो यानी पूरब की तरफ इस तरह से चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करता है, इस तरह से 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर बाईं ओर, अगर इस तरह से चल रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, बाईं तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर चलता है, यानी कि इसके बराबर आ गया होगा फिर से 4 किलोमीटर।
अब क्या है, शुरुआत किए गए स्थान से वो अब कितनी दूरी पर, यार कितना सिंपल था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछा गया कितनी दूरी पर है, तो जितना ये है उतना ही है, यानी कि 3 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 किलोमीटर ऑप्शन बी। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। चलिए 1 2 3 4, 4 मित्र हो गए, वृत्ताकार बैठ करके ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। देखिए अगर वृत्त की तरफ बैठे तो सभी का मुंह इसी तरफ होगा, अंदर की तरफ, राइट। अगर यहाँ पे मैं राम को बैठा देता हूँ, कहीं भी बैठाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम यहाँ पे, इसका राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो राइट हैंड क्वेश्चन में कह रहा है कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, यानी कि चलो शंकर को हम यहाँ बैठा लेते हैं। शंकर आपका यहाँ है, राम आपका यहाँ है। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल, यानी अरविंद अगर यहां होगा तब इसके लेफ्ट हैंड की तरफ गोपाल यहां होगा, समझ में आया। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युगल खेल में भागीदार है, यानी शंकर और अरविंद होंगे और राम और गोपाल होंगे। तो राम और गोपाल ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, राम और गोपाल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि वो युगल है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कैसे किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि e बराबर 5 है, e बराबर 5, हेन के लिए लिखा गया है आपका 27, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि पेन के लिए बताइए कि क्या लिखा जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 और 8, 14 और 5 कितना होता है, 14 5 आप कहेंगे कि 19 और 8 27, ठीक है। यानी कि जोड़ा गया सिर्फ अल्फाबेट के लेटर को। तो P आता है 16 नंबर पे, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे। 14 और 16 30 5 35, 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 2 3 6 15 एंड 42, और आपसे पूछा है कि लास्ट में बताइए क्या होगा। चलिए इस पैटर्न को समझिए। पैटर्न में अगर हम यहाँ पे देखें तो +1, यहाँ पे देखें तो +3, यहाँ पे देखें तो +9, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे 27 है। अगर हम इसको देखें तो क्या दिख रहा है, 1 में 3 से गुना, 3 में फिर 9, 3 में फिर 3 से गुना, 9 में फिर 3 से गुना, तो 27 में क्यों ना हम फिर 3 से गुना कर लें, यानी कि 27 कितना होता है, 81 होता है। और 81 को अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, यानी कि 42 और 81 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 123। 123 बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला सवाल नेक्स्ट वन क्या है, B E I L और P, बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा। देखिए अल्फाबेट जब इस तरह से दे तो अल्फाबेट के नंबर को आप ध्यान रखिए, ये 2 नंबर पे, ये 5, ये 9 नंबर पे आता है, ठीक है, 12 नंबर, P 16 नंबर। अब यहाँ पे हमें पूछा गया क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए +3 +4 +3 +4, यानी कि आगे बढ़ाएंगे तो +3, तो 16 और 3 कितना होगा, 19। 19 नंबर पे क्या आता है, RST, यानी कि RST, S आता है, R 18 नंबर पे, S 19 नंबर पे, T 20 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, S आएगा, S आएगा, S बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए 42 39 और नीचे हमारा लिखा गया 81, यानी कैसे लिखा गया, दोनों को जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ेंगे 9 2 11 4 3 7 1 8, यानी कैसे ऊपर वाले को जोड़ करके नीचे लिखा गया, तो डायरेक्ट हम लास्ट वाले पे चलते हैं। 17 43 पूछा गया क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 3 10 4 1 5 1 6, यानी कि 60। 60 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगला सवाल नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है 5 4 3 और नीचे लिखा गया 60, यानी सभी को गुना कर दीजिए, 5 का 20 30 60। तो लास्ट वाले पे चलते हैं, वाट 5 140, यानी कि 7 5 35, 35 चौका होता है 140, यानी कि यहाँ पे आपका 4 आएगा, 35 चौका 140 4, या फिर अगर नहीं पता है तो 35 में 140 को 35 से डिवाइड कर दीजिए, वहां पे भी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। राज्य देश और शहर, राज्य देश और शहर, चारों आकृति में राज्य देश और शहर। तो देश के अंतर्गत राज्य आता है, राज्य के अंतर्गत शहर आता है। अगर बड़ा वाला अगर हम देखें कि ये देश है, यानी ये आपका बड़ा वाला देश है, तो देश के अंतर्गत क्या आएगा, शहर आएगा, यानी ये शहर हो गया। अब शहर के अंतर्गत राज्य आएगा पहले ना, राज्य आएगा पहले, तो राज्य हो गया, और राज्य के अंतर्गत आपका कोई एक शहर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आपका बड़ा सर्कल, उसके छोटा नीचे, उसके फिर से छोटा। सी ऑप्शन हम देख सकते हैं, सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।